नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज ही की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। इस तरह क्वेश्चन से हम एग्जाम में बच नहीं सकते। हमें एक क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, वो कोई भी एग्जाम हो, उस ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो देखिए, सबसे इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले जब हमें अगर बार दिखे, जैसे यहाँ बार देखा लगा गया है, तो हम इस बार को हल करेंगे। उसके बाद हम हल करते हैं। सबसे पहले करेंगे बार को हल, उसके बाद हम करेंगे डिवाइड को हल। अगर डिवाइड के से पहले हमें या ऑफ दिख जाए या फिर का दिख जाए, इसका मतलब होता है गुणा। तो हम डिवाइड से पहले हम इसे हल करेंगे ऑफ या का को, उसके बाद प्लस होता है, फिर माइनस होता है, लास्ट में हम माइनस करते हैं। तो इस तरह से हल होता है। सबसे पहले हम बार को हल करेंगे, फिर डिवाइड को, या फिर ऑफ और ऑफ दिख जाए या फिर का दिख जाए तो हम उसे हल करेंगे, फिर लास्ट में प्लस और माइनस। तो देखिए, इसे हम हल करते हैं। ये बार दिया गया है और यहाँ तक ये ब्रैकेट है, ठीक है। ये ब्रैकेट अगर ये, तो हम इसे बार को जोड़ेंगे 6 और 8, 6 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 10 और 7 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 17, और 17 में से 14 जाएंगे तो बचेगा 3, और जब इस ब्रैकेट के बाहर जब 3 आएगा तो 3 हो जाएगा माइनस का। और देखिए, इसे जोड़ लीजिए, 11 और 16 को जोड़ेंगे आप, 11 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27, और 27 में से माइनस 3 जाएगा, 27 में से 3 जाएगा तो बचेगा 24। यानी कि हम इस ब्रैकेट तक हमने हल करा तो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर आएगा हमारे पास 24। जब 24 आएगा, अब देखिए हमने ब्रैकेट पूरी हल कर ली, ब्रैकेट तक यहाँ तक हमने पूरा हल कर लिया। तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 1/8। और ये ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां होता है गुणा का निशान। हमेशा ध्यान रखना गुणा का निशान होगा। जब ब्रैकेट के बाद कोई चिन्ह नहीं दिखे तो आपको गुणा का निशान ही लगाना है। ये हो जाएगा 24। अब आप इसे काट लीजिए। देखिए, ये 8 से जाएगा 3 बार, 8 3 होता है 24, और 1 की 3 की गुणा करेंगे, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 3। और ये 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा 6 बार, 3 छंग 18। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। यानी कि हम 2 3 और 5 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचना चाहिए। देखिए, आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, तो ये देखिए 4 अंकों की ये भी है, 4 अंकों की ये भी है, 4 अंकों की ये भी है। ये चारों ऑप्शन हमारे 4 अंकों की संख्याओं को दिए गए हैं। और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या इसमें ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, ये हो रहा है 101। अगर इसमें से हम एक माइनस कर दें, क्यों हमसे कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचना चाहिए, तो हमने इसमें से एक माइनस करा तो हमारे पास बचेगा 1000 बचा। क्या 1000 आपका 3 से जाता है? आप अगर 3 से डिवाइड दें 1000 को तो आपका 3 से 1000 पूरा कटता है? नहीं कटता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर नहीं होगा। और फिर आगे आप देख लीजिए, इससे बड़ा कौन सी संख्या है? इससे बड़ी संख्या देखिए है ऑप्शन नंबर बी 1021। अगर इसमें से एक माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1020। एक माइनस करेंगे इसमें से तो ये आएगा, इसमें से जब ऑप्शन नंबर बी में से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1020। अब देखिए 1020, क्योंकि हमसे कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचना चाहिए, तो इसलिए हमने एक इसमें से माइनस कर दिया। अब देखिए, आप ये संख्या 2 से भी कटती है, 1020 2 से भी कटती है, और 3 से देखिए
3 का से वह संख्या जाती है जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। देखिए अगर हम 1 का और 2 का योग करें तो ये होता है 3, और 3 को जब 3 से भाग करेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है वो 3 से भी जा रहा है और 5 से भी, देखिए 5 से भी कट रहा है, 1020 5 से भी कट रही है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। बेसिक तरीके से आप खुद कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको बेसिक तरीके से नहीं कराऊंगा, क्योंकि बेसिक तरीके से अगर एग्जाम में आप करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए आपको ऑप्शन वाला तरीका ही अपनाना। जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन कराया आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है। आपका आंसर 100% को सही आएगा और बहुत ही कम टाइम में आएगा। तो देखिए हमारा जो आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आप बेसिक तरीके से करते तो हम इनका क्या लेते, एलसीएम लेते, फिर उसे डिवाइड करके देखते, यानी तो आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको ऑप्शन से डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है एक्स एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है और बाई एक्स के साथ मिलकर बाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में करते हैं, तो बाई उसी काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता है। आपसे कह रहा था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, काम कितना है, एक्स करता है 25% काम 20 दिनों में, और फिर बचा काम कितना, बचे हुए काम कौन करता है, बाई एक्स साथ मिलकर करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, तो बाई उसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इस क्वेश्चन को सबको करने का आसान तरीका बताता हूँ। यह दिया है 25%। 25% वैल्यू होती है 1/4। 25% वैल्यू होती है 1/4। अब कुछ लोगों को 25% वैल्यू नहीं पता कि 1/4 कैसा है, तो आप समझ लीजिए। देखिए कैसे आया, 25%, जब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, प्रतिशत हटता है नीचे 100 आता है। आप इसे काट दीजिए, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि इस तरह से आपका 1/4 आया। तो देखिए 1/4 यानी कि ये काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। इसका कितना गुना है, एक का कितना गुना है, ये 20 गुना है, तो पूरा काम कितना है 4, तो ये 4 काम 20 के साथ कितने दिन में करेगा, 80 दिन में। यानी कि जो एक्स हमारा काम करेगा, पूरा काम करेगा 20 की, हम 20 से गुणा करेंगे 4 में, तो ये एक्स पूरा काम करेगा 80 दिन में। अब फिर आगे कह रहा है बाई एक्स के साथ शामिल हो गया, यानी कि अब हो गया एक्स बाई। तो देखिए यहाँ काम 1 हो गया, टोटल काम कितना था हमारा, टोटल काम था 4 और 1 हो गया, तो बचा कितना, 3/4 बचा। तो ये बाई एक्स मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 15 दिन में। तो ये कितना कितना गुना हो गया, 3 का कितना गुना हो गया, ये हो गया 3 पंजे 15, ये हो गया इसका 5 गुना। तो टोटल काम कितना है 4, तो 5 का और 4 का गुणा कर दीजिए, तो जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि एक्स वाई मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये करेंगे 20 दिन में। अब इनका लिया अब एलसीएम, जब एलसीएम लिया हमने तो इनका एलसीएम आएगा 80। यही हमारा टोटल वर्क हो गया, यही हमारा टोटल वर्क हो गया। तो हमने 80 से भाग दिया 80 में, तो यहाँ आएगा एक्स 1, यानी कि एक्स जो काम कर रहा है वो 1 दिन में 1 कर रहा है, और बाई एक्स और 20 से भाग दिया 80 में, तो 20 चौक होता है 80, इनकी ये 4 आ गया। देखिए एक्स अकेले 1 दिन में कर रहा है 1 काम, और बाई एक्स दोनों मिलकर 1 दिन में कितने कर रहे हैं, 4 काम। 4 काम एक्स 1 दिन में 1 कर रहा है और बाई एक्स मिलकर कर रहा है 1 दिन में 4 काम, तो 3 काम कौन कर रहा होगा, आपका 3 काम कर रहा होगा बाई, क्योंकि एक्स से 1 दिन में 1 ही काम होता है, तो बाई 1 दिन में कितने कर रहा होगा, 3 काम। तो 80 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल वर्क हमारा 80 है, क्योंकि जो वाई की क्षमता आई वो आई 3, और जब हम इसे बाइट करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, यानी कि 26 सही 2/3 दिन हमारा आंसर आएगा। 26 सही 2/3, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 26 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है 144 अनुपात बाई समानुपात बाई अनुपात 225
यानी कि बाई बड़ा है जीरो से, जो बाई का मान है वो जीरो से बड़ा है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह का तो इनका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा आप हमेशा इसके साथ करेंगे। तो देखिए कैसे होगा ये, जब हम बाई का गुणा बाई के साथ करेंगे, बाई का गुणा बाई के साथ करेंगे, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर। बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 इंटू 225। हम बाई बराबर करते हैं तो इधर लग जाएगा रूट, तो ये होगा 144 इंटू 225। इनकी बाई बराबर जब रूट हटेगा यहाँ से तो ये 44 का आएगा, 144 का आएगा 12 और 225 का आएगा 15, और 12 और 15 की हम गुणा करेंगे, 12 और 15 की जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 180। 180 आ जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा 180। इनकी बाई का मान कितना होगा, बाई का मान कितना होगा, 180 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है उस धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपसे ब्याज की दर पूछा है, जो 4 बरस में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर समय की 14,641 बटे 10,000 गुनी हो जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो हम इसे रूट लगाइए, और 4 बरस पूछ रहा है तो हम इसे 4 से 4 भाग में कर दीजिए। देखिए इस तरह से आप करेंगे, इस पर रूट लगा, ये 4 आप इस तरह से कर दीजिए, आपको कट के आंसर निकल आएगा। अब कुछ लोग से ऐसे होगा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होगा कि इसकी दर कैसी है, तो आप देखिए इसे करिए ऑप्शन से। और मान लिया जब भी आप ऑप्शन से करें तो हम ऑप्शन से हमेशा याद रखना, ऑप्शन लास्ट से उठाना। ऑप्शन डी से उठाएंगे तो आपका आंसर है तो डी में निकलेगा या फिर सी में निकलेगा। इन ऑप्शनों में 99% आपका आंसर निकल आता है। तो हमने मान लिया, हमने उठाया ऑप्शन नंबर डी, हमने माना हमारी ब्याज की दर थी 10%। तो देखिए 10% की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/10। मान लिया हमारी चीज पहले थी 10 की और इसमें 1 प्लस हो गया तो हो गई ये 11, ये हो गई 11, ये 11 हो गई। तो अब हमें क्या करना है, इसे हमसे पूछ रहा है 4 बरस, तो इसकी 4 घात कर दीजिए। जब इसकी घात 4 करेंगे तो देखिए ये इसकी घात 4 करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 10,000, 10,000। और इसकी घात 4 करेंगे तो हो जाएगा 14,641, 14,641। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अगर देखिए आपकी समझ में नहीं आया हो तो आपको क्या करना है, आप देखिए सबसे आसान तरीका आपको बता दिया, ऑप्शन से ही करिए या फिर आपको इस तरह से कर लीजिए, क्योंकि 4 साल दिया, 4 करेंगे तो 14,641 और ये 10,000। जब आप इसे हल करेंगे तो ये निकलेगा 11 और ये निकलेगा 10। ठीक है, तो 10 से 11 हो गई। जब हमारी संख्या 10 से 11 हुई तो कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई 1 की। कितने पर हुई, 10 पर। कितने पर हुई, 10 पर। यानी कि 10 पर जब 1 की वृद्धि हुई, 10 पर 1 की वृद्धि हुई तो, और इसे 100 कर दीजिए आप इसे। जब इसे काटेंगे आप इस तरह से तो आपका लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा 10%। 10% आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 12, 2, 7, 8, 11, 5 और 14 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका का मतलब होता है माध्य, माध्यिका का मतलब होता है माध्य, यानी कि बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में को आपको करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, और आपको वही तरीका एग्जाम में अपनाना है, तो आपका क्वेश्चन मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर हो जाएगा। सबसे पहले आप संख्या गिन लीजिए, कितनी संख्या है, 1,
2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि आपका n बराबर आया 7। n बराबर 7 आया। जब संख्या आपकी विषम आती है तो आपको माध्यिका निकालने के क्या करना पड़ता है? जब आपकी संख्या विषम आए तो आपको माध्यिका निकालने के क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है n+1/2। ये संख्या जब आपकी विषम आए और संख्या जब सम होती है, जैसे मान लीजिए संख्या हमारी आई 8, संख्या 8 आई, यानी कि मान ये देखिए, मान लिया आपका n बराबर आता 8, तो आपको इसकी माध्यिका निकाल दे। इसकी जब माध्यिका निकालते तो ये होता n/2, इस तरह से होता। अब आपकी n की वैल्यू आ गई 7, और जब माध्यिका निकालना है तो आपको क्या करेंगे? n+1/2, यानी कि 7 में 1 जोड़ेंगे। जब 7 में हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8/2 करेंगे तो ये आएगा 4, यानी कि हमें चौथा पद याद करना है। देखिए, या तो आप आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लीजिए या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। या तो आप ये संख्याएं दी गई हैं इन्हें आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है संख्या छोटी से बड़ी, संख्या छोटी से बड़ी। जैसे मतलब आरोही, ये आरोही वाला क्रम होता है। आरोही वाला क्रम लिए तो इसमें क्या संख्या क्या जाती है? छोटी से बड़ी जाती है, 2 3 4, यानी कि बड़ी बड़ी जाती है। और अवरोही, अब मान लिया आप इसे लिखते हैं अवरोही क्रम में। जब अवरोही में लिखते तो हम छोटी से बड़ी में लिखते, बड़ी से छोटी में लिखते थे। 5 4 3 2 1, ये होता है अवरोही क्रम। ठीक है, लेकिन आपको आरोही और अवरोही क्रम एग्जाम में नहीं है पता है तो आप यहां से लिख लीजिए। जब अवरोही आरोही क्रम एग्जाम में समझ में नहीं आया तो कि कैसे करना है, आरोही क्रम में लिखना है कि अवरोही क्रम में, तो कुछ समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर लिए, क्रम लिख लीजिए। या संख्या सबसे छोटी से लिख लीजिए। या सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7। सॉरी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। और उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 5। और उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 7। फिर बड़ी संख्या कौन सी है? 8। या तो इस क्रम में लिख लीजिए या फिर आप इस तरह से लिख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो रही है? 15। उसके बाद में 14, फिर 11, ऐसे लिख लीजिए। तो देखिए, जब हम क्रम से लिखने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। और हमें देखिए 4 नंबर तक लिए, हमें 4 नंबर तक की संख्या को लिखना है, क्योंकि हमारा n बराबर जो आया 4 आया है। 2 के बाद में कौन सी संख्या आई है? 2 के बाद में है 5। और 5 के बाद में कौन सा? 7। और उसके बाद में कौन सी है? 8। यानी कि जो हमारी माध्यिका आएगी वो आएगी 8। हम क्योंकि हमारा n बराबर 4 आया तो हमारी माध्यिका होगी 8। 8 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। ये हमारा आ गया राइट आंसर। हमने देखिए सभी संख्या को हल भी नहीं करा, सभी संख्याओं को लिखा भी नहीं, और उससे पहले ही हमारा आंसर आ गया। आपको एग्जाम में भी यही तरीका अपनाएंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, नहीं तो मैं आपको 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता हो। देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका एक ही होता है, बस वही तरीका हमेशा लगता है, l² + b² + h²। ये कौन सा? l होता है लंबाई, b होता है चौड़ाई और h होता है ऊंचाई। तो अब इस तरह से इसमें रखेंगे संख्या, तो देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है 100, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये हो जाएगा हमारा, इन सबको जोड़ेंगे तो 200। अगर हम इसे भी तोड़ लें और इसे हम तोड़ें तो 100 इंटू 2 आ जाएगा, 100 इंटू 2 आ जाएगा। 200 को तोड़ेंगे तो 100 इंटू 2 होता है, तो ये 200 होता है। देखिए 100 से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा 10। जब हम 100 का वर्ग निकालेंगे या रूट लेंगे तो 100 में से बाहर आएगा 10, 100 से बाहर आ जाएगा 10, और अंदर बचेगा हमारा 2, यानी कि 10√2
हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10√2 मीटर हमारा आंसर हो गया कि विमाओं को वाले कमरे में रखा जा सकता है। सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई कितनी होगी? 10√2 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में आप रहे हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा? आपसे कह रहा है दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज आपको पता होगा, ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण होता है आपका, हमेशा ध्यान रखना, ये कोण होता है आपको 90 डिग्री। तो ये कोण कितने, दो कितने होंगे? ये दो होंगे 45 डिग्री, यानी कि जे ए हो गया, जे बी हो गया और ये सी हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आपका या तो ये वाला कोण या फिर ये वाला कोण, इनमें से एक कोण कितना है? वो है 55 डिग्री। मान लिया हमने ये वाला कोण कितना है? 55 डिग्री है, 55 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितना होगा? टोटल कोणों का, समकोण त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब यहाँ पर ये 55 डिग्री दिया गया तो ये कितना होगा? और 90 ये हो गया, तो ये वाला कोण कितना होगा? अब जोड़ लिया, इन दो का योग करेंगे इन दोनों कोणों का, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए और 55 ये दिया गया है, और 90 में से 55 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर जाएगा 35 डिग्री। 35 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 4 और 7, 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। यहाँ देखिए x1/1 इसकी वैल्यू दी गई है आपके सामने 2 और 4, और फिर x2/2 इनकी वैल्यू दी गई है 7, 9 दी गई है। और फिर देखिए आपके सामने m और n इसकी वैल्यू दी गई है 1:2। तो देखिए हम इसे किस सूत्र से याद हल करते हैं। तो देखिए यहाँ और हम लिखेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा n(x1) प्लस m(x2) बटे n प्लस m। n प्लस m, यानी कि ये वैल्यू और ये पहली वाली वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए n कितना दिया गया है हमारा? n दिया गया है हमारा, n है 2, और x1 कितना है? x1 भी हमारा 2 है, और 2 और 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 और 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ हम जब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस अब देखिए अब m1 कितना है हमारा? m1 1 है, और x2 कितना है? x2 7 है। तो 7 का और 1 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 ही हो जाएगा, और बटे एक n प्लस m करेंगे, यानी कि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 7, 4 का योग करेंगे तो 11/3। 11/3 से हमारा पहला आंसर स्टार्ट होगा। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 11/3 ऑप्शन नंबर डी में भी दिया गया है, लेकिन यहाँ बाद में दिया गया है, लेकिन हमारा पहले होना चाहिए था। तो पहले कौन सी में? ऑप्शन नंबर सी में हमारा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और मान लिया हमें बाई निकालना होता तो हम कैसे करते? तो हमें ये हमने माना ये बाई है, तो x2 की जगह यहाँ बाई 1 कर देंगे, ये बाई 1 हो जाएगा और ये बाई 2 हो जाएगा, और बाकी सेम यही रहेगा। तो आप कर लीजिए इसे, वैसे ही करेंगे। देखिए n1 कितना दिया गया है आपका? n दिया है 2,
और y1 कितना है आपका, y1 है 4, 4 दूनी 8, 8 और प्लस, उसके बाद में m कितना है 1 और y2 कितना है 9, 9 एकम 9 और बटे 3 कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 8 9 17 और 17 बटे 3 यानी कि 17 बटे 3। हमारा जो राइट आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये पाई चार्ट दी गया है इस तरह का, यानी कि DI ये हर एग्जाम में आती है और खासकर रेलवे में तो ये DI आपको हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगी DI वाला क्वेश्चन। तो अब फिर है पाई ग्राफ कर्नाटक की एक प्रकाशन संस्था के खर्च को दर्शाता है। यदि कुल खर्च 50,000 है तो परिवहन पर खर्च है, तो आपसे परिवहन का खर्च पूछ रहा है, टोटल खर्च कितना है 50,000 है। तो ये परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना दिया गया है, यहाँ के लिए 10%। अब 50,000 का हम 10% निकालेंगे तो 50,000 इसका 10% निकालेंगे तो बटे 100, जीरो से जीरो जाएगा और इस जीरो से ये हो जाएगा, यानी कि जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5,000, 5,000 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।